नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो अधीक्षक का पद आया है, जिस पद के लिए अगर आप पीजी हैं इसमें सोशियोलॉजी से, समाजशास्त्र से, साइकोलॉजी से पीजी हैं या फिर एमएसडब्ल्यू से पीजी किया हुआ है, इसके अलावा अगर आप लॉ वाले हैं तो आप भर सकते हैं भाई। तो कंपटीशन बहुत कट चुका है, पीजी बहुत कम जगहों पे मांगता है और छत्तीसगढ़ में पीजी मांगा है। इसका मतलब ये जो 4 फील्ड वाले हैं, इन 4 फील्ड वालों को ही एक तरीके से ये जो पोस्ट है वो तोहफा के रूप में है, बाकी कुछ नहीं। आज के इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस का जो सेकेंड पार्ट है, बालकों से संबंधित चीजें जो है, उसमें एक बाल मनोविज्ञान लगभग चैप्टर दिया है या फिर टॉपिक दिया है। तो बाल मनोविज्ञान से किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वैसे मैंने इसमें आसान तरीके के प्रश्न को रखा है। और ये जो सारे प्रश्न हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के सारे प्रश्न हम कोर्स में भी करेंगे ही करेंगे। पहला प्रश्न कहता है परिपक्वता यानी मैच्योरेशन और सीखने, लर्निंग में प्रमुख अंतर क्या होता है? क्या दोनों समान होते हैं? परिपक्वता जैविक है, सीखना अनुभवजन्य है। तो परिपक्वता जो चीज है वह जैविक प्रक्रिया होती है और सीखना जो है वह अनुभवजन्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अभी समझ में आए ना आए, लेकिन बस ये समझ के रखिए कि परिपक्वता हमको पढ़ना है बाल मनोविज्ञान में। वैसे तो शिक्षक के लिए पढ़ाता हूं तो उसमें भी बहुत सारे बाल मनोविज्ञान के चैप्टर हैं, तो बहुत डिटेल में रहता है, लेकिन उतना डिटेल में आपको इसमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा कम पढ़ना है, कम टॉपिक दिए हुए हैं। परिपक्वता जैविक प्रक्रिया है जो शरीर की तंत्रिका तंत्र की आंतरिक वृद्धि पर निर्भर करती है, जबकि लर्निंग जो है बाहरी अनुभव है, प्रशिक्षण और अभ्यास पर आधारित है। उदाहरण, चढ़ने की क्षमता परिपक्वता से आती है, पर सुलेख लिखना सीखना जो होता है अनुभव से होते हैं। दोनों के संतुलन से ही पूर्ण विकास होता है। विकास की वह सामान्य दिशा जिसमें नियंत्रण शरीर से केंद्र की बाहर की ओर होता है उसे क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि एक बालक जो है वो बालक का विकास जो होता है 2 तरीकों से होता है। पहला विकास जो होता है जिसको कहा जाता है सिर से पैर की ओर विकास, जिसमें सिर के जो क्रियाकलाप होते हैं, देखने, सिर घुमाना, हिलाना, डुलाना, वो पहले होता है, और बाकी पैरों के तरफ के जो विकास होते हैं वो बाद में होते हैं। और ऐसे विकास को कहा जाता है सेफिलोकॉर्डल सिद्धांत। और दूसरा, मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि मनुष्य का जो विकास होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो होता है यहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर, यानी सबसे पहले वो हाथ चलाना सीखेगा, उसके बाद उंगलियों पर संतुलन कर पाएगा, यानी अंतिम वाला जो भाग है वह सबसे अंत में पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। और यही से प्रश्न पूछा। ये दोनों सिद्धांत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान की दृष्टि से, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है पियाजे के अनुसार बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए शिक्षण प्रक्रिया बालक केंद्रित होनी चाहिए। पियाजे जो मनोवैज्ञानिक था वो कहता था कि बच्चे का विकास जो होता है वो संज्ञान कहने का मतलब जो होता है माइंड, बुद्धि के अनुसार होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसने दिया। अगर मैं इस दोनों सिद्धांत, दोनों लाइन को कवर करते हुए पढ़ूं तो मुझे मालूम होगा कि दोनों ही सत्य होंगे और सही व्याख्या भी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आपको भले समझ में आए ना आए, लेकिन आपको जब पढ़ेंगे तो ये तो एकदम हल्के प्रश्न है, कठिन प्रश्न है ही नहीं, बहुत हल्का प्रश्न है और इससे कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लास में वो सब चीज करेंगे। और एक चीज और भी करने वाला हूं क्लास में, जो कि है हम जो करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा उसका विषय में, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा, रिवीजन का समय पॉसिबल है कि ना मिले, टेस्ट देने का समय नहीं मिले, तो ऐसे समय में हमको बहुत बुद्धिमानी से चीजों को करना होगा और मेहनत मुझे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ये बात सही है। कहता है रेंगना, बैठना और खड़ा होना जैसे विकासात्मक माइलस्टोन किस क्रम में आते हैं, यानी बच्चा सबसे पहले क्या करता है फिर क्या करता है? तो सबसे पहले तो बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, बैठने के बाद फिर रेंगना सीखता है, घुटने के बल जो रेंगता है, और रेंगने के बाद जो सीखता है वो चलता है खड़ा होना।
और खड़े होने के बाद वो क्या सीखेगा, चलना दौड़ना ये सब चीजें। तो ये जो होगा वही हो जाएगा, बैठना रेंगना और खड़ा होना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आसान प्रश्न है लेकिन बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। अब ये मुख्य रूप से जब प्रश्नों को कठिन करेगा, आपके सामने जब प्रश्नों को कठिन करेगा तो प्रश्नों को कठिन करने के दौरान वो इन सब चीजों को शामिल करेगा, जैसे बालक कितने महीने में लगभग बैठता है, लगभग कितने महीने में रेंगने लगता है। अब इस सब के लिए क्या करेगा, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न कर देगा। या फिर अगर 6 महीने में बालक बैठना शुरू करता है तो इसको कठिन करेगा, तो क्या करेगा, इसमें मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ देगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि 6 महीने में बच्चा बैठने लगता है, तो फिर वो कठिन हो जाएगा। या फिर जोड़ी मिलान वाला दे दिया मनोवैज्ञानिक के साथ, तो भी कठिन हो जाएगा। लेकिन इन प्रश्नों से डरना नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, कुछ है ही नहीं इसमें। अगला प्रश्न कहता है कि एरिक्सन के अनुसार, एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक था, जन्म के लगभग 1 वर्ष तक बालक किस मनोसामाजिक संघर्ष का अनुभव करता है। तो बालक जन्म से 1 वर्ष के बीच किस मनोसामाजिक अनुभव उसको करता है, मनोसामाजिक संघर्ष का अनुभव करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास। यानी जब जन्म से 1 वर्ष यानी 0 से 1 वर्ष के बीच में जब बच्चा रहता है तो वह इस अंतर्द्वंद में फंसा रहता है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। वो 1 वर्षों में देखिएगा, शुरू में बच्चा क्या करते हैं, 4 महीने का है, 3 महीने का है तो किसी कोई भी उठा लेगा, रोता नहीं, कुछ भी नहीं करता। 6 महीने का होगा तो थोड़ा सा जो उसके घर के परिवार के सदस्य रहते हैं उन्हीं के पास रहना पसंद करेगा। लेकिन 8-9 महीने में देखेंगे, लेकिन 6 महीने में क्या उन्हीं के पास रहना पसंद करेगा, लेकिन कोई गोदी लेना चाहे तो चला जाएगा। लेकिन 8-9 महीने 10 महीने जैसे होने लगेंगे वैसे ही वो बच्चा क्या करेगा कि जो अनजान लोग होते हैं उनके पास जाना पसंद नहीं करेगा। तो इसी को कहा जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। वो देखता रहता है कि किसके ऊपर मैं विश्वास करूं, ट्रस्ट करूं और किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करूं। इतना आसान सा बात है, घुमा के पूछा प्रश्न को या फिर आपने शब्दावली नहीं पढ़े हैं तो आपको कठिन लग सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था में आदर्शवाद क्यों बढ़ जाता है, आइडियलिज्म क्यों बढ़ जाता है, किशोरावस्था में आइडियलिज्म बढ़ने का क्या कारण। तो यही कारण है किशोरावस्था में आइडियलिज्म बढ़ने का, आदर्शवाद बढ़ने का, वो कारण है अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। अभी आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद मतलब किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो किसी बड़े जो विचारक होते हैं, बड़े जो महापुरुष होते हैं उनको क्या करते हैं, अपना आदर्श मान लेते हैं और उन्हीं की तरह बनना पसंद करते हैं। जैसे कोई कहेगा कि मैं भगत सिंह की बनना चाहूंगा, कोई कहेगा कि सुभाष चंद्र बोस की तरह बनना चाहूंगा, कोई और चीजों के विषय में बनना चाहेगा, तो उसी को आदर्शवाद कहा जाता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन कर पाते हैं, इसी कारण वह किशोरा अवस्था में आदर्शवाद की तरफ बढ़ जाते हैं। कितना आसान प्रश्न है लेकिन पूछेगा तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेल्फ एफिशिएंसी के बारे में पूछा है कि सेल्फ एफिशिएंसी की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब अगर समझें तो ये कहता है, सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब कहता है कि स्वयं की जो क्षमता है उस स्वयं की क्षमता को बढ़ाना या विकसित करना या स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी। और इसको अगर देने वाला जो व्यक्ति था वो था बंडूरा, ऑप्शन नंबर बी। और ये बंडूरा अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन पढ़ेंगे ना, बहुत आसान है, एकदम आसान। अगर अभी जिन बच्चों को मैं पढ़ाया हूं शिक्षक भर्ती में, वो बच्चे इसको चुटकियों में एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे वो लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित को उसके सिद्धांतकारों से मिलाइए, यानी किसने कौन सा सिद्धांत दिया। तो पियाजे जो पहला व्यक्ति था वो देता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कहता है कि माइंड ही सब कुछ है और यहीं से बच्चा सीखता है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी कहता है वाजोस्की देता है समीप विकास क्षेत्र का सिद्धांत। इसको कहता है ये क्या बोलता है, SEZ ऐसा कुछ बोलता है, मतलब इसको बोला जाता है समीपवर्ती विकास क्षेत्र। समीपवर्ती विकास क्षेत्र कहने का मतलब यह है कि जैसा माहौल होगा, आसपास के लोग जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा ही सीख जाएगा।
इसी को इसने दिया। एक और इसने सिद्धांत दिया था, उसको अगर अभी पढ़ेंगे देखते हैं मिलेगा तो। अगर ऑप्शन नंबर सी में कहें बंडूरा, तो बंडूरा देता है अवलोकनात्मक सिद्धांत और कोहलबर्ग देता है नैतिक तर्क के स्तर का सिद्धांत। तो अगर 1 का 3 करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्क्रिप्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखिए पियाजे देता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसके लिए 4 चरण बताता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंसंट्रेट, कंस्ट्रेट और फॉर्मल। उसके बाद वाइजोत्स्की 2 तरीके के सिद्धांत देता है। एक तो देता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट, ZPD, और इसी को कहते हैं समीपवर्ती क्षेत्र का सिद्धांत। और एक देता है स्केप फोल्डिंग का सिद्धांत। स्केप फोल्डिंग कहने का मतलब ये है कि ये बताना ये चाहता है वाइजोत्स्की कि जब बच्चा किसी विषय में कमजोर हो तो ये कुल मिला के सीखने के सिद्धांत बता रहे हैं कि बच्चा सीखता कैसे। तो कोई छोटा बच्चा है, कोई चीज नहीं जान रहा है, तो उससे बड़े उम्र का या उससे ज्यादा जानकार बच्चा यदि उसे बता दे तो वो सीख जाएगा। उसी को कहा जाता है स्केप फोल्डिंग, मतलब सहारा देना। फिर बंडूरा ने सोशल लर्निंग का दिया या ऑब्जर्वेशन लर्निंग का दिया। अनुकरण का सिद्धांत, जिसमें वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बंदर वाला एक कहानी है, जिस बंदर वाले कहानी में क्या होता है, 2 तरीके की कहानियां हम लोग पढ़ेंगे तो उससे आएगा, या फिर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। एक सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बहुत आसान है, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और एक कहता है अनुकरण का सिद्धांत। बहुत आसान है दोनों और एक दूसरे से लिंक है। अगर एक कहानी से बताऊं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था, वो था थार्नडाइक। इसका नाम क्या था? थार्नडाइक। और ये जो सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था, इसका नाम था बंडूरा। एक छोटी सी कहानी में थार्नडाइक और बंडूरा का मतलब अगर अंतर समझना चाहें तो एक पाइप में एक केला डाल दिया जाता है और केला इस प्रकार से डाला जाता है कि आसानी से वो पाइप से न निकले। फिर बंदर को वो पाइप दे दिया जाता है। बंदर देख लेता है कि इसमें केला डाला गया है, डालते समय देखा होता है। अब बंदर क्या करता है, बड़ा हलचल करता है, उस पाइप को इधर पीटता है उधर पीटता है, ऐसा करता है, मतलब निकालने का प्रयास करता है। लेकिन जितनी बार भी प्रयास करता है वो केला नहीं निकल पाता। प्रयास कर रहा है लेकिन त्रुटि हो जा रही है किसी न किसी प्रकार से प्रयास में, तो केला वो पाइप के अंदर से नहीं निकाल पा रहे। क्यों निकाल रहा है? खाने के लिए भाई। तो त्रुटि हो जा रही है, बार बार कोई एक मिस्टेक हो जा रहा है जिसकी वजह से वो नहीं निकाल पा रहे। लेकिन निकालते निकालते वो एक बार ऐसे ठक से ठोकता है पाइप को और केला निकल जाता है और उसको खा लेता है। यानी कई बार वह प्रयास किया और एक ऐसा प्रयास अंतिम प्रयास था जिसमें वो सफल रहा। यानी थार्नडाइक कहना चाहता है कि व्यक्ति प्रयास करता है, उससे त्रुटि होती है, गलती होती है, लेकिन अंत में वो सीख सकता है। इसके भी कई सिद्धांत हैं और अंदर में हम लोग थोड़े कि किस काम में आदमी ज्यादा मजा क्यों लेता है, किसी काम में आदमी रुचि लेता है, किसी में नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता। तो ये सब सिद्धांत इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे कि भाई आपको साइकिल चलाना किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को बोरिंग लगता है, क्यों ऐसा लगता है, वो सब चीजें इसमें पढ़ी। अब अनुकरण का सिद्धांत अगर समझना है तो अनुकरण का सिद्धांत यूं समझिए कि जब ये पाइप फेंका गया था तो जो बंदर ऐसे उछल कूद कर रहा था, पाइप में से निकाल रहा था केले को, उसको निकालते हुए एक दूसरा बंदर देख लेता है, तो पूरा उसको ऑब्जर्व करता है निकालने वाले बंदर को। जब अंत में वो ऐसे ठक से ठोकता है और केला निकल जाता है और वो पता चल जाता है उसको कि ऐसे ठक से ठोकने से केला निकल जाता है, तो जो दूसरा बंदर होता है दूर से देखता रहता है, उसको जब वैसे ही पाइप दिया जाता है तो फिर वह कुछ नहीं करता, केवल वह पहले बंदर का अनुकरण कर लेता है, यानी उसको फॉलो कर लेता है और बार बार उसको चेंज वेंज ऐसे ठोक ठाक नहीं करता, बस ठक से ठोकता है और केला निकल जाता है। तो यही होता है अनुकरण का सिद्धांत। उसने सीधा उसको अनुकरण किया, उसमें ज्यादा दिमाग उसने नहीं लगाया। अगला प्रश्न कहता है कि थार्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट में सुखद परिणाम व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं।
कारण सकारात्मक परिणाम दोहराव की संभावना बढ़ाते हैं। मतलब अगर कोई काम, थार्नडाइक कहता है प्रत्याश एवं त्रुटि के अंतर्गत कि अगर कोई काम करें और उस काम को करने के बाद आपको सुख मिले तो उस काम को आप दोबारा करना चाहेंगे। तो अगर यह बात कहूं तो दोनों ही सही हैं और दोनों ही व्याख्या करते भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सारी चीजें काउंसलिंग आपके प्रश्न में है, आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में। काउंसलिंग की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग एक तरीके का परामर्श का काम होता है। काउंसलर जो होते हैं, खासकर अगर साइकोलॉजी वाले हैं तो आप इसको जानेंगे। काउंसलिंग क्या होता है? परामर्श होता है। और परामर्श के अंतर्गत आपके अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के विषय में जो काउंसलर है, जो परामर्श देने वाला है, वो जानने की कोशिश करता है और जान करके आपका जो इलाज करने की कोशिश करता है। एक्चुअल आपके अंदर क्या है वह जानना चाहता है। सबसे पहले आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, यानी समाज के विषय में कोई अगर आप बुरा बात सोच रहे हैं तभी आपको काउंसलर के पास, यानी सामान्य जो लोग हैं उन सामान्य लोगों से आप अलग हैं, तभी आपको काउंसलर के पास जाने की जरूरत है, इलाज कराने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत। तो जब आप उस काउंसलर के पास जाएंगे, परामर्श देने वाले के पास जाएंगे, इसका मतलब आप अलग हैं। तो आप अलग तरीके से चीजों को क्यों सोचते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, सबसे पहले काउंसलर वही जानना चाहता है। आपसे बातचीत करेगा, आपके और उसके बीच एक बॉन्डिंग बन जाएगी। फिर आपको जब वो कमांड देगा तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई आपका दोस्त बोले कि भैया मुझे एक दोस्त नहीं ऐसे सामान्य मिला, बोला मुझे 1000 रुपए दे दो, दे दोगे? नहीं। लेकिन वही आपका दोस्त बन जाए, 2 महीने 4 महीने आपसे दोस्ती हो जाए, बातचीत आना जाना हो, तो बोले 1000 दो, ले लो 1000 रुपए बाद में दे देना। ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, संपर्क और विश्वास स्थापित किया जाएगा, बॉन्डिंग बनाया जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। पहला चरण पूछा है तो पहला चरण मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। बाल काउंसलिंग में प्ले थेरेपी क्यों उपयोगी है? प्ले थेरेपी मतलब ये काउंसलिंग की बात की जा रही, परामर्श की बात की जा रही। प्ले थेरेपी क्या होता है? प्ले थेरेपी में एक तरीके से पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए कुल मिला के जब कोई भी बच्चा खेलता रहता है तो खेलते समय वह अपने अंदर छुपे हुए सभी गुणों को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। जैसे उसको घर में बोला जाता है कि तुम चुपचाप रहो, शांत रहो, तो खेलने के समय जोर से चिल्लाएगा। ठीक, यानी उसका जो अंदर जो चीज दबाने का प्रयास किया जा रहा है उसको निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उस समय फ्री रहता है, ना घर वाले हैं ना कोई। तो कुल मिला के वह अपने दमनित भाव को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मेटा कॉग्निजन का विकास किस चरण में होता है? मेटा कॉग्निजन का विकास किस चरण में होता है? तो होता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर बी में होगा। पढ़ेंगे मेटाकॉग्निजन यानी अपनी सोच के बारे में सोचना और उसे नियंत्रित करना। पहली बात तो सोचना, दूसरी बात अपनी सोच के बारे में सोचना, उसे नियंत्रित करना, उसे कहा जाता है मेटाकॉग्निजन। 12 वर्ष की उम्र में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में विकसित होता है और इसी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। औपचारिक मतलब फॉर्मल। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे, मजा आएगा। एम्पैथी यानी सहानुभूति बालक में कब विकसित होते हैं, यानी किस उम्र में बच्चे के अंदर सहानुभूति का भाव विकसित होने लगता है? तो वो होता है लगभग 2 से 12 वर्ष, 2 से 6 वर्ष के बीच में। इसको भी पढ़ेंगे। क्या, कैसे पढ़ना है इसको? कुछ इस तरीके से पढ़ना है। देखिए कि कौन से वर्ष में एक चार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिस चार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कोई बच्चा 0 से 2 वर्ष का है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से भावनाएं होंगी, और इन भावनाओं से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। फिर कोई बच्चा 2 से 6 वर्ष का है तो उसके अंदर कौन कौन सी भावनाएं विकसित होती है। फिर 6 से 12 वर्ष के बीच है, कौन कौन सी भावनाएं विकसित होती है। 12 से 18 यानी किशोरावस्था में पहुंच गया, कौन कौन सी भावनाएं। तो ये एक चार्ट में पढ़ेंगे। चार्ट के अलावा भी इसको समझते हुए पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑपरेंट शब्द का क्या मतलब है?
स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था उसमें ऑपरेंट का क्या मतलब है, तो ऑपरेंट का मतलब होता है सक्रिय व्यवहार जो परिणाम को प्रभावित करता है, ऐसा कोई सक्रिय व्यवहार, एक्टिव बिहेवियर जो कि परिणाम यानी रिजल्ट को प्रभावित कर दे, उसको कहा जाता है ऑपरेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का वह सिद्धांत जिसके अनुसार विकास सिर से पांव की तरफ होता है उसको कहा जाता है क्या, सिफेलोकॉडल। शुरू में ही पहला ही प्रश्न था सिफेलोकॉडल और ये वाला प्रॉक्सिमिडिस्टल नियम मतलब अंदर से बाहर की तरफ, सिफेलोकॉडल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। इसका पूरा मस्त इमेज में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, याद करना ही नहीं। प्ले थेरेपी केवल मनोरंजन का साधन है क्योंकि यह बालक को व्यस्त रखता है, नहीं, बालक को व्यस्त तो रखता है लेकिन क्या यह मनोरंजन का साधन है, तो बोलेंगे हाँ। क्वेश्चन नंबर 16, प्ले थेरेपी केवल मनोरंजन का साधन है क्योंकि यह बालक को व्यस्त रखता है, तो प्ले थेरेपी केवल मनोरंजन का साधन नहीं। अभी हमने देखा कुछ देर पहले कि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, परामर्श की प्रक्रिया होती है, तो उसमें प्ले थेरेपी का यूज किया जाता है, तो केवल मनोरंजन का माध्यम तो नहीं हुआ। दूसरा, यह बालक को व्यस्त रखता है, नहीं, केवल व्यस्त नहीं रखता। अभी ये जो दोनों को मिला के बोलेंगे तो ये बोलता है बालक को व्यस्त रखने का काम करता है, नहीं, बालक के विकास में या बालक के अंदर कौन सी समस्या है, इन सभी चीजों को जानने में प्ले थेरेपी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों ही कथन असत्य हो जाएंगे, कथन और कारण वाला कोई सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्न में से कौन सी अवस्था में भाषा विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है, यानी कब बच्चा भाषा को तेज गति से सीखता है, तो वह होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। मुख्य रूप से अगर बाल्य अवस्था की बात करें तो बाल्य अवस्था को आप कुछ इस तरीके से देखते हैं कि शैशवावस्था जो होता है वह 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच होता है, फिर आ जाता है शैशवावस्था के बाद आता है बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था में आप देखेंगे तो बाल्य अवस्था होता है 2 से लेकर के 12 वर्ष के बीच, लेकिन इस बाल्य अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है पूर्व बाल्य अवस्था, एक होता है उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था जो होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष का होता है और उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष के बीच होता है। तो ये जो पूर्व बाल्य अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था का समय होता है, इसी में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शिशु में वस्तु स्थायित्व लगभग किस आयु में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, शिशु में वस्तु स्थायित्व लगभग किस आयु में विकसित होती है, तो वह होता है 8 से 12 महीना। जिस 8 से 12 महीना के बीच वह वस्तुओं को पकड़ लेता है, ठीक, और हिलने नहीं देता, तो उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छिप जाने पर भी अस्तित्व में रहती है, अच्छा सॉरी, शिशु यह समझता है कि वस्तु छिप जाने पर भी अस्तित्व में रहती है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहलाती है, स्मृति और प्रतीकात्मक सोच की शुरुआत का संकेत है। सॉरी, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था, ये अलग चीज, वैसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा खुद ही। वाजोस्की के अनुसार जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, तो क्या है, वह सीमा जहां बालक स्वतंत्र रूप से सीखता है, नहीं, वह क्षेत्र जहां बालक थोड़ी सहायता से कार्य कर सकता है। इसी प्रकार से आपको एक स्केप फोल्डिंग मिलेगा, स्केप फोल्डिंग भी इसी व्यक्ति ने दिया था, वाजोस्की ने, पढ़ेंगे, अच्छा है, और प्रश्न आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, कहता है ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन का स्तर क्या है। तो अगर ब्लूम टेक्सोनॉमी में देखें तो इवैल्यूएशन का जो स्तर होता है वह होता है निर्णय देना या मूल्य निर्धारण करना, यानी मुख्य रूप से लास्ट स्टेज माना जाएगा। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है आपका नॉलेज का, बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में। कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत 6 स्तर दिए थे, पहला था नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस, इसके बाद इवैल्यूएशन लास्ट, जो कि रिजल्ट का होगा
या फिर निर्णय का होगा, मूल्य निर्धारण आदि का होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज देखे कि बाल मनोविज्ञान से किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। वैसे ये प्रश्न जो है बहुत कठिन स्तर के नहीं है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से आपका एग्जाम है, जिस एग्जाम में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टेस्ट एक साथ देना है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो सेकेंड क्लास ऑफिसर एग्जाम होता है उसमें एक होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है, लेकिन आपके में 300 नंबर का सीधे रिटर्न है और फिर 30 नंबर का इंटरव्यू, यानी 300 नंबर में ही जो एग्जामिनर है उसको प्रीलिम्स का भी टेस्ट करना है और मेंस का भी टेस्ट करना है। तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्न पूछेगा, डीप में प्रश्न पूछेगा, लेकिन उत्तर मेरा यही है कि कहां से भी प्रश्न पूछे, कहीं से भी प्रश्न पूछे, प्रश्न आपसे बनेगा। बस ये मान करके आपको पढ़ाई करना है। प्रश्न कहीं से पूछे, प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इस बार जो खासकर सेकेंड पार्ट है आपके सिलेबस का भाग 2, जिसमें बालक से संबंधित चीजें दी गई हैं, इसमें हम कुछ चीजें कर रहे हैं। जैसे इसमें तो एक तो हम कर रहे हैं कि पहले तो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला चीज जो होता है वो होता है आपका सिलेबस कंप्लीट होना, क्योंकि सिलेबस अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो सिलेबस में से कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उसके पास पूरी छूट है। उसके बाद इस सिलेबस का याद होना बहुत जरूरी है कि आपने जो पढ़ा वो याद है, और तीसरा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो एमसीक्यू देना। खासकर सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं, जैसा पढ़ते हैं वैसा। याद करने को आप पढ़ सकते हैं माइंड मैप से, माइंड मैप के थ्रू। ये माइंड मैप क्या होता है उतना समय नहीं है, लेकिन ये चीजें मैं कराऊंगा माइंड मैप वाला काम। यानी जैसे ही पूरा पढ़ा, 1 घंटे का क्लास हो, उसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेना, बस यही समझिए। बाद में कभी रिवाइज करना हो तो बस वही 5 मिनट का वीडियो देखना है, 5 मिनट का नोट्स देखना है, बस वही कंप्लीट। एक होते हैं एमसीक्यू, इसको माध्यम से आप टेस्ट के माध्यम से कवर करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको टेस्ट लगाने का, टेस्ट देने का अवसर ही ना मिले इस एग्जाम में। तो इसके लिए एक तरीका और है आपके पास कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें, खासकर अधिनियम वगैरह को पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसका एमसीक्यू कर लीजिए। 20-25 क्वेश्चन, छोटा अधिनियम है तो 25 क्वेश्चन कर लीजिए, पर्याप्त है। बड़ा अधिनियम है तो 50 क्वेश्चन करिए ही करिए, क्योंकि मौका कहीं से छोड़ना नहीं एग्जामिनर के पास। तो अगर 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटा अधिनियम है तो ठीक है, 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो और अच्छा है। तो इस प्रकार से आप चीजों को कर सकते हैं। बाकी हमारी क्लासेस चल रही हैं, उस क्लास में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे कहीं से। एक क्लास जो होगा पूर्ण रूप से क्या होगा, सिलेक्शन के लिए होगा। ठीक, तो सिलेक्शन तभी होगा जबकि सिलेबस भले बड़ा हो, लेकिन पूरा सिलेबस तरीके से पढ़ा जाए। ठीक, सिलेबस तो बड़ा है, लेकिन सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ना ही होगा और मेहनत करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं। तो हमारा जो क्लास है, उस क्लास में हम पूरा सिलेबस तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में उसको यही माइंड मैप के थ्रू याद करेंगे, और साथ में मैं उसमें एमसीक्यू करा दूंगा, बहुविकल्पीय प्रश्न करा दूंगा वीडियो के माध्यम से। जैसे अभी आपने देखा बहुविकल्पीय प्रश्न, उसी प्रकार से, लेकिन ये प्रश्न थोड़े डाउन लेवल के हैं, तो वो प्रश्न थोड़े हायर लेवल के होंगे जैसा व्यापम पूछता है। अभी मैंने रखा, अगर आपको लगता है ये तो बहुत कठिन प्रश्न पूछता है, आप डर जाते, मतलब पीएससी जैसा पूछता है, व्यापन में पीएससी जैसा पूछता है वैसे, तो थोड़े कठिन स्तर के प्रश्न होंगे, डीप लेवल के प्रश्न होंगे, ताकि एक पूरा समझ आपका रिवाइज हो जाए उस प्रश्न में। यानी आपने पूरा अगर क्लास देख लिया, क्लास देखने के बाद अंतिम समय में मात्र वो एमसीक्यू वाला भी वीडियो देख करके जाएंगे, तो भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस उसी एमसीक्यू से रिवाइज हो जाएगा, आपको याद आने लगेगा कैसे पढ़ा था। तो इस तरीके से हम इसको लेकर के चलने वाले हैं। तो आपका एक क्लास काफी मजेदार हो सकता है और आपको सिलेक्शन भी दे सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से चीजों को पढ़ते हैं, क्या करते हैं। मेरा तो यही गोल है भाई कि इस बार अगर कम से कम 55 पोस्ट है तो 55 में 25 लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। अब जितने लोग कोर्स लिए हैं उसमें से कौन कौन लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा सिलेबस। और आपको पता है ना, महिला पर्यवेक्षक के लिए सेम सिलेबस था, लगभग 60 प्रश्न पूछा था, 60 प्रश्न आना था, 60 में से 59 प्रश्न फंसा था। उसके लिए वीडियो भी डाला है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं उसको, पुराना वीडियो जब महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होता। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन।
चुटकियों में होगा, बस एक तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। 25 का टारगेट रखा है, 25 से ऊपर जाए, 25 से नीचे कम ना हो। 25 लोगों का सिलेक्शन एनालाइजर से, बस यही है। इसी उम्मीद और सोच के साथ मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करिए। खुद से करना चाहते, खुद से करना बड़ा मुश्किल काम है, अधिनियम है, बहुत सारी चीजें, फैक्ट डेटा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। कोर्स ले सकते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि हमारा कोर्स थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कोर्स का मेन प्राइस डिपेंड करता है क्वालिटी पे, और यही क्वालिटी डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, चयन होगा कि नहीं होगा। मेन मुद्दा नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करो, पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़े, वो मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि अच्छा पढ़ना, उसके बाद जाना एग्जाम में। ठीक, तो ये नंबर है 94064114। वैसे कोर्स का फीस भी आपको बता ही देता हूं। फीस है 10,000 प्लस जीएसटी का। लोग बोलते हैं कि महंगा है, और वाकई में महंगा है, लेकिन महंगा होने का मेन उद्देश्य, मेन कारण जो है वो क्वालिटी, वही एक मेन कारण है। महंगा तो बोलते हैं, मैं भी मानता हूं कि मार्केट के हिसाब से फीस महंगा है, लेकिन मेन कारण जो है वो क्वालिटी है, मेन कारण जो है सिलेक्शन है, और मेन कारण जो है सिलेक्शन रेशियो है। क्योंकि पहले भी ऐसा मैं पढ़ा करके सिलेक्शन दे चुका हूं बच्चों को। मुद्दा यह रखता है कि आप मेहनत करते हैं कि नहीं मेरे साथ। अगर आप मेहनत मेरे साथ करेंगे, 100% लेकर के निकलेंगे पोस्ट चुटकियों में। चुटकियों मतलब चुटकियों, बस 3 महीने लगा देना है, रगा देना है, रगड़ देना है, एकदम गला देना है अपने बात को, बस 3 महीने मात्र। अगर आपका एलिजिबल है, सोशियोलॉजी वाले हैं, अगर आप एमएसडब्ल्यू वाले हैं, साइकोलॉजी वाले हैं, या फिर आप लॉ वाले हैं, तो बस ये 3 महीने आपको गला देना है मेरे साथ, और इस 3 महीने में आप ले करके निकले पोस्ट, बस एक पोस्ट होना चाहिए। यही मेरा कहना है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। और बाकी इसमें एक डिस्काउंट ऑफर भी है, जिसमें 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि इसमें फिर आपको ये फीस 5,000 रुपए में मिल जाएगा, 5,000 रुपए में। और ये जो है वो टॉप 20 स्टूडेंट के लिए है, यानी फर्स्ट 20, टॉप नहीं बोल सकते, फर्स्ट 20 20 स्टूडेंट के लिए। अगर इसमें आप आते हैं, जल्दी ज्वाइन करते हैं, तो आप डिस्काउंट में भी ले सकते हैं। बाकी 10,000 में भी सस्ता ही है, क्वालिटी के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से। नमस्कार।